प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट के बाद अगर मैं बात करूं जो बहुत छोटा एंड स्कोरिंग चैप्टर है दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। ये हैशटैग नीट 2023 अब हमारा है। हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। अगर आप अपने प्लांट्स को सॉइल के बिना वाटर सॉल्यूशन में, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हो, उसको आप हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नाम से समझ आ रहा है मैम, मैक्रो मतलब ज्यादा क्वांटिटी, माइक्रो मतलब कम क्वांटिटी, लेकिन ज्यादा और कम का कुछ रेफरेंस तो होना चाहिए। क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम इज मैग्नीशियम। भाई क्लोरोफिल के बिना तो हमारे और प्लांट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। सल्फर अब्सॉर्ब होता है एज सल्फेट आयंस SO4 नेगेटिव स्ट्रक्चर का। फास्फोरस की अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर का मेन पार्ट होता है फास्फोरस नंबर 1। बोरोन पे ले दे के सवाल आता है पोलन जर्मिनेशन में। जब आपकी पोलन ग्रेन स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर पे लैंड कर जाता है तो वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है। तो टॉपिक पे विच इज योर MCQ अलर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से समझना सारे बच्चे। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। तो अगर राइजोबियम रूट्स ऑफ प्लांट के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट करता है, द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल अंडरगो डीकंपोजिशन टू रिलीज अमोनिया। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है अबाउट मैंगनीज टॉक्सिसिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं। MCQ अलर्ट है। Hello बच्चों, a very good evening to all of you. This is your very own favorite Beena Yadav. I welcome you all to Infinity Learn NEET by Shri Chaitanya. तो बच्चे NCERT सारांश के एक सुपर डुपर धमाकेदार सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज का चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट के बाद अगर मैं बात करूं जो बहुत छोटा एंड स्कोरिंग चैप्टर है दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। ले दे करके 4 ही टॉपिक्स है आपके, एंड उस 4 टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके फॉर श्योर हर साल आ जाते हैं। तो 4 से 8 मार्क्स को स्कोर करने का सुनहरा मौका है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एनसीईआरटी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स अगर आपको याद है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर आपको आता है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है अगर ये समझ में आता है, तो इट इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। 4 से 8 मार्क्स का मतलब ये हुआ 4-8 कदम आप अपने ड्रीम कॉलेज के पास में पहुंच चुके हो। ऑलराइट बच्चे, पार्टी तो स्टार्ट करते हैं जल्दी ही अपना चैप्टर विच इज मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर। भाई जैसे अब हमारी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, मैं आप बच्चों के लिए टेस्ट कंडक्ट करा रही हूं जिसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी पे बेस्ड 25 बेहतरीन क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पार्डन मी विद माय वॉइस, मेरा गला एकदम ही ब्लॉक्ड है, तो अगर वॉइस थोड़ी डिफरेंट आपको लग रही हो तो कोई बात नहीं, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जी पूरी भरपूर बरकरार रहेगी। ऑलराइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का चैप्टर विच इज मिनरल न्यूट्रिशन। एक धमाकेदार क्लास के साथ में हम शुरू करने जा रहे हैं एंड एक धमाकेदार बात के साथ में हम शुरू करेंगे कि बच्चे अब ये जो टाइम आपका बच गया है, गिनती के 30 डेज बच गए हैं। ये लास्ट के 30 डेज में एक चीज बस करना, डीमोटिवेट मत होना, अंडर कॉन्फिडेंस मत जाना, इतना सब रह गया है। अब क्या किया जाए, ये बातें अपने जहन में, अपने ख्याल में बिल्कुल भी मत लेकर के आना। अपनी तैयारी पे ट्रस्ट करो कि मैंने जितना कर लिया है सुपर फाड़ हो चुका है, मैंने जितना कर लिया है वही एग्जाम में आने वाला है। अब मुझे इस एग्जाम पे फतेह हासिल करनी है एंड 2023 में एक सीट मेरी खुद की होगी। मेरे भी नाम के आगे डॉक्टर शब्द जरूर लिखा जाएगा। मेरे पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑन मी कि मेरा बच्चा डॉक्टर है। वो एप्रन, वो स्टेथोस्कोप, वो सब कुछ विजुअलाइज करके आप पढ़ाई करने बैठा करो। अपने दिमाग में एक मोटो जरूर रखा करो कि हैशटैग नीट 2023 अब हमारा है। अब हमारा है, एक सीट में को जरूर लेकर के जानी है। अपने नाम के आगे वो सुनहरा सा वर्ड जरूर लिखना है विच इज डॉक्टर। तो अपने आप को आप ऐसे बोलेंगे कि माय नेम इज डॉक्टर अनामिका नेगी, माय नेम इज डॉक्टर ऋचा यादव, माय नेम इज डॉक्टर दिव्यांशी भार्गवा। ऑलराइट बच्चे, तो ये मेरे 3 फेवरेट स्टूडेंट्स थे जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। एंड अच्छा, लास्ट क्लास में बच्चे कमेंट सेक्शन में आप
जरूर बताया करो आपको क्लास कैसी लगी है, एंड आई विल शाउट आउट योर नेम। पक्का से आपका नेम लिया जाएगा हर एक क्लास के अंदर, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं आता आप उसको पूछ रहे हो। ऑलराइट बच्चा पार्टी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर क्लास से पहले मैम आपको दिखाती है कि इस चैप्टर से साल दर साल कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये दिखाने के पीछे सिंपल सा मोटिव मैम का ये रहता है, बिकॉज हर साल आपके टॉपिक्स रिपीट होते हैं। जो अभी अभी मैम ने बोला कि भैया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है समझ लो, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है समझ लो, नाइट्रोजन साइकिल देख लो जी, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, फिक्सेशन अगेन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगेन। तो आप देखो हर साल सेम टॉपिक से, सेम कॉन्सेप्ट से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट बच्चे, तो जिस कॉन्सेप्ट से बार बार हर साल सवाल आ रहा है, क्यों ना हम उसी कॉन्सेप्ट को निचोड़ के पढ़ के चले जाए, क्यों ना हम उस कॉन्सेप्ट का एक एक वर्ड एनसीईआरटी का ना छोड़े, एनसीईआरटी को अपनी बाइबल मान करके हम उसका शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन अगर हमारे जहन में बैठ गया, अगर उस एनसीईआरटी को हमने डिकोड कर लिया, फिर तो भैया रैंक 1 आने से भी कोई नहीं रोक सकता है ना। खाली डॉक्टर बनना तो छोड़ो, नंबर 1 फेमस डॉक्टर आप बन जाएंगे। ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो हम बात करें 2022 की। बच्चे इस चैप्टर से आपके 2 सवाल आए थे, 2 सवाल माने आपके 8 नंबर, ठीक है। 21 में आपका 1 सवाल आया था, 20 में 2 क्वेश्चन, 1 2, तो हर साल 1 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। 2023 में 1 या 2 सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। 1 या 2 सवाल जो पूछा जाएगा उसके टॉपिक्स एकदम डिफाइंड होते हैं। कभी भी इस चैप्टर से माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी, फिक्सेशन, इसके बाहर सवाल नहीं आता है। ये सारे ही टॉपिक्स को आज हम टिप्स पे कर लेंगे विद इन दिस 1 आवर ऑफ लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। The first and foremost thing that you need to understand is the hydroponics. Hydroponics क्या होता है जी? हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। अगर आप अपने प्लांट्स को सॉइल के बिना वाटर सॉल्यूशन में, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हो, उसको आप हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फाइंडिंग करी गई थी बाय जूलियन वॉन सैक्स के द्वारा। जूलियन वॉन सैक्स महानुभाव ने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको समझा दिया, अगर आपके पास सॉइल नहीं है तो भी आप अपने टेरेस पे सॉइल फ्री इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर अपने प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में आपका टैंक सिस्टम आता है एंड न्यूट्रिएंट फिल्म सिस्टम आता है। टैंक सिस्टम में आपका द रूट्स आर इमर्ज्ड इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, एयर इज बबल्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन। तो एयर के लिए भी हमने इंश्योर कर दिया कि एयर भी प्रॉपरली पास हो रही है प्लांट के पास में, हमने इंश्योर कर दिया कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट फिल्म सिस्टम? Plants are grown in a tube having thin film of recirculated nutrient solution. तो एक अगर हमने फिल्म यूज कर दी है, that would be your nutrient film system. हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक का क्या यूज है, कैसे हमने इसके थ्रू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का पता लगाया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो हाइड्रोपोनिक्स में बेसिकली आपके प्लांट्स को हम इमर्स करते हैं इनटू द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये सॉइल फ्री आप प्लांट को ग्रो कर पाते हैं। अब अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहती हूं कि कौन सा न्यूट्रिएंट मेरे प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट प्लांट को कम है या नहीं है, व्हाट कैन आई डू? मैं उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एक एक एलिमेंट ऐड करके या हटा करके या सब्स्टिट्यूट करके चेक आउट कर सकती हूं कि उस स्पेसिफिक एलिमेंट का क्या असर पड़ रहा है प्लांट की ग्रोथ पे। सपोजिंगली मैंने इनिशियली जो भी न्यूट्रिएंट्स रखे हैं उसके अलावा मैंने पोटेशियम को ऐड कर दिया। अगर मैंने पोटेशियम को ऐड कर दिया एंड देन मैंने ये फाइंड आउट किया कि सडनली इस प्लांट में फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, तो मैं ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती हूं कि बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट कहीं ना कहीं ये फॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए। यस बच्चे, तो इन अ सिमिलर वे मैं कोई भी न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके, सब्स्टिट्यूट करके, रिमूव करके आई कैन फाइंड आउट कि विच specific concentration is required for plant for its growth। क्या concentration, क्या nutrients की requirement है एक proper growth को करने के लिए उस specific plant में। That is visible due to only and only hydroponics. Alright बच्चे पार्टी, am I clear to all of you what is hydroponics? अगर मैं बात करूं इसकी significance की, क्या इससे फायदा हमें होता है, तो बच्चे
पहली चीज, इट कैन बी प्रैक्टिस्ड ऑन टेरेस और बालकनी एज लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे धरती माता की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे टेबल्स के ऊपर एक छोटे से स्पेस में एम्पल ऑफ प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव रेस्ट्रिक्शन, जितना लैंड एरिया होगा उतने ही आप प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे। बट इस केस में वी डोंट हैव रेस्ट्रिक्शंस। आपने रैक्स बना दिए हैं, उन रैक्स के अंदर हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू आप बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट इज वाटर इज नॉट वेस्टेड। पानी यहाँ पे वेस्ट बहुत कम होता है। एंड पानी, पानी जल ही तो जीवन है भाई। अब आप देख रहे हैं जल की कमी होती जा रही है, तो हमें जल को सेव करना अनिवार्य है। अब हमें पीना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जहां जहां वेस्टेज होती है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो वाटर यहाँ पे वेस्ट नहीं होता, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। कॉन्टिन्यूअस और ऑफ सीजन कल्टीवेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। अब आपने देखा होगा ना, पहले के टाइम पे जब हम छोटे थे तो आम का सीजन मतलब गर्मी, सिर्फ और सिर्फ गर्मी। अब देखो भैया ठंडियों में भी आपको आम मिल रहे हैं, ठंडी में भी आपको आम मिल पा रहे है ना। तरबूज का सीजन मतलब गर्मी, अब देखो आपको 12 महीने तरबूज मिल पाते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लांट, एडवांस्ड प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स दैट वी हैव डेवलप्ड, राइट। तो आपको एक स्पेसिफिक सीजन पे रेस्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ेगा। जो प्लांट्स है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सॉइल बॉर्न डिजीज। प्लांट्स को आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाते हैं। प्रोसेसर सच एज प्लॉइंग, मेकिंग बेड्स, जी वेडिंग एटसेट्रा आर नॉट रिक्वायर्ड। ये प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। तो क्या कोई वेजिटेबल्स हम कमर्शियली प्रोड्यूस कर पाए हैं थ्रू हाइड्रोपोनिक्स? द आंसर इज यस, एंड इट इज एमसीक्यू अलर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माय डियर बच्चास। टोमेटो, लेट्यूस, सीडलेस कुकुम्बर, इन तीनों को हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू ग्रो करा सकते हैं। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भी हम ग्रो करा सकते हैं, कमर्शियली हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल राइट किड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज आप किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल कब बता सकते हो। एसेंशियल एलिमेंट होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को मीट करना बहुत जरूरी है। जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए उसमें से कुछ एलिमेंट्स को ही एसेंशियल माना गया। Why is that so? Because of these 4 criterias. Criterias पे बेसिक क्वेश्चन आया था आज से 6-7 साल पहले, तो यस इसको भी आप जरूर देख लीजिए। तो नंबर 1 क्राइटेरिया, जो एलिमेंट है दैट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। भाई ऐसा नहीं है कि पोटेशियम की जगह सोडियम डाल दो तो काम चल जाएगा, उस केस में तो वो आपके लिए एसेंशियल एलिमेंट नहीं हुआ। पोटेशियम माने पोटेशियम, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा। पोटेशियम इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, उसके बिना कोई एलिमेंट को आप अगर आप ऐड कर देंगे तो प्रॉपर ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज इट शुड बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। नंबर 2, जो एलिमेंट है उसका रिक्वायरमेंट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल। ऐसा नहीं है कि भैया 5 ग्राम अगर चाहिए तो 1 ग्राम में भी प्लांट काम चला लेगा। रिक्वायरमेंट शुड बी वेरी स्पेसिफिक और आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। पोटेशियम मींस पोटेशियम, कोई सोडियम उसका काम नहीं करेगा, कोई मैग्नीशियम उसका काम नहीं करेगा। Number 3 criteria, the element must be directly involved in metabolism of the plant. प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। नंबर 4, द एलिमेंट प्रोड्यूस डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन इट्स एब्सेंस और डेफिशिएंसी। अगर आप कहते हैं कि भाई ये एलिमेंट मेरे पास नहीं है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उसकी एब्सेंस में उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। प्लांट जो है वो डेफिशिएंसी को शो करेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स को शो करना शुरू कर देगा in the absence of that particular element. Am I clear everyone? 4 criteria है बच्चे पार्टी। Number 1, that element should be absolutely necessary. Number 2, specific होना चाहिए, replace आप नहीं कर सकते हो। Number 3, directly involve होना चाहिए in the metabolism of the process. Number 4, deficiency symptoms in its absence or deficiency will appear. All right, चलते हैं जी। Based upon these 4 criterias, we have divided our elements into macro and micronutrients. किस बेसिस पे? नाम से समझ आ रहा है मैम, मैक्रो मतलब ज्यादा क्वांटिटी, माइक्रो मतलब कम क्वांटिटी। लेकिन ज्यादा और कम का कुछ रेफरेंस तो होना चाहिए, किससे ज्यादा किससे कम। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माय डियर किड्स रिक्वायर्ड इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोलर पर केजी ऑफ ड्राई वेट।
whereas micro are required less than 10 millimolar per kg of the dry matter. एग्जाम्पल की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन आर द एग्जाम्पल, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैंगनीज, आयरन आर द एग्जाम्पल्स। तो जो एलिमेंट प्लांट में 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा है मैक्रोन्यूट्रिएंट, उससे कम है माइक्रोन्यूट्रिएंट, एज सिंपल एज दैट। एसेंशियल एलिमेंट के यूज से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्या क्या एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स आपके मैक्रो है, कौन से एलिमेंट्स आपके माइक्रो है। बार बार वहां से प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपको याद करवा लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल निमोनिक्स। निमोनिक्स का नाम सुनते ही आपकी आंखें चौड़ी हो जाती है, हाँ भाई निमोनिक्स आ गया है, अब तो हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कम समय में हम सॉल्व कर पाएंगे। तो माय डियर किड्स, मैक्रो के लिए आपको सिंपली याद करना है भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो जरूर प्लांट को चाहिए ही चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। इसके अलावा हम याद कर लेंगे नन्हे, एक अंकल है हमारे जिनका नाम है नन्हे प्रसाद, वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि कल मैं सबको, जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी रैंक होल्डर्स ये आने वाले हैं मेरे सामने, जो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, कल सबको मैंगो खिलाएंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे प्रसाद अंकल जी ने कर दिया है प्रॉमिस, नन्हे, नाइट्रोजन, प्रसाद, फास्फोरस, कल पोटेशियम, सबको सल्फर, मैंगो, मैग्नीशियम खिलाएंगे, कैल्शियम। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माय डियर बच्चास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मैं क्यों ना कुछ ऐसा धमाकेदार निमोनिक्स आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी बता दें एंड हम वहां के भी सारे सवाल को कर पाए। यस बच्चे, तो बता देते हैं जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। आपकी एज में ना मोमोज बहुत पसंद होते हैं बच्चों को, किसी से भी पूछो, गर्ल्स को खास तौर से मोमोज पसंद है, ओ आई लव मोमोज, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का निमोनिक्स इज फिर क्यों निकल चले मोमोज बांटने। खाते भी हम, बांटते भी, हम इतने प्यारे बच्चे हैं, हम खाने के साथ साथ बांटना भी प्रेफर कर रहे होते हैं। तो बच्चे फिर इज आयरन, क्यू कॉपर, निकल निकल, चले क्लोरीन। मोमोज में 3 एलिमेंट है, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एंड आपका जिंक, बांटने इज बोरॉन। फिर क्यों निकल चले मोमोज बांटने, आयरन, कॉपर, निकल, क्लोरीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक एंड बोरॉन। राइट बच्चों? तो अब ये दो निमोनिक्स के बाद में एक भी सवाल गलत मत करके आ जाना, वरना यहाँ पे फ्लाइंग चप्पल है, मार पड़ेगी कस के तुम लोगों को, है ना। तो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है आप इजीली समझ चुके हो, निमोनिक्स आपको समझ में आ चुका है, आप एक भी सवाल गलत नहीं करोगे। अब इस क्लास के बाद जब भी पीवाईक्यूज लगाने बैठोगे, मैक्रो माइक्रो के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक भी गलत नहीं करना, वरना मैम की फटी हुई आवाज तुम्हारे कानों में गूंज उठेगी कि बच्चों चप्पल आ रही है वहीं से, फ्लाइंग चप्पल मैम भेजने वाली है तुम्हारे पास, ठीक है बच्चे। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, वन बाय वन सारे एलिमेंट्स के बारे में, क्या उनके फंक्शन है, कैसे प्लांट उसको यूज करता है। तो अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स के यूजेस की, तो ये एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर ऑफ एंजाइम की तरह यूज कर पाते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है वो एक्टिवेट करता है रुबिस्को एंजाइम को, कल समझाऊंगी आपको फोटोसिंथेसिस में रुबिस्को क्या होता है। फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज को पीईपी क्या होता है, कल हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्बन फिक्सेशन में भी। जिंक की अगर मैं बात करूं, एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, मोलिब्डेनम एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनेज को। दूसरे अगर आप यूज की बात करें, इट फॉर्म्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि बैकबोन होता है, वो तो प्रेजेंट होगा ही होगा। इसके अलावा वी हैव नाइट्रोजन ऑल्सो, ऑलराइट। तो ये चारों जो एलिमेंट्स है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा दे फॉर्म एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, जैसे कि मैग्नीशियम
क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम इज मैग्नीशियम। भाई क्लोरोफिल के बिना तो हमारे और प्लांट में कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। हमें डिफरेंस क्या है कि हमारे को खाना गैस पे पकाना पड़ता है, प्लांट को के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो धूप में खड़ा हो जाता है, धूप 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 करता है एंड उसका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है सनलाइट को, फूड को सिंथेसाइज कर देता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो जो प्लांट धूप धूप करके फूड बना पा रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में 4 पोरफायरिन रिंग्स है, सेंटर में भी है मैग्नीशियम एटम जो इस 4 पोरफायरिन रिंग को ज्वाइन करके प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैग्नीशियम is present into the energy related chemical compounds. Next is the ATP। एनर्जी जो मैम इतना बात कर रही है, भले ही कितनी तबीयत खराब है बट एनर्जी पूरी बरकरार है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो एटीपी में आई एम हैविंग फॉस्फोरस। नेक्स्ट फंक्शन इज इट कैन ऑल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सोमेटा आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप कर पाते हो, स्टोमेटा की मतलब प्लांट्स कर पाते हैं। तो बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम which plays an important role in opening and closing of stomata, that is our potassium. All right kids, तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जो भी एलिमेंट है वो किस फॉर्म में प्लांट यूज करता है, क्या उसके फंक्शन है, कहां कहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर, इसका हम जिक्र करते हुए चलेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम अपने सबसे फेवरेट एलिमेंट से विच इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट के द्वारा ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, सबसे भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। अगर प्लांट की हम बात करें कैसे वो इसको यूज करता है, तो ऑब्जॉर्व करता है मेनली एज NO3 नेगेटिव, ऑल्सो एज NO2 नेगेटिव एंड अमोनिया। नाइट्रोजन सारे प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, सारे प्लांट पार्ट्स को। स्पेसिफिकली अगर मैं होके बताऊं तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की, ठीक है जी। अब कहां कहां पे नाइट्रोजन पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड है आपके, बीट डीएनए बीट आरएनए, दोनों में नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होगा बिकॉज दोनों में है आपका नाइट्रोजनस बेसिस। याद आया कुछ मैम ने एमबीआई में समझाया था, यस। देन वी हैव हार्मोन्स, then we have some coenzymes, we have proteins, we have vitamins and we have chlorophyll. Chlorophyll molecule में भी there is presence of nitrogen। पोरफायरिन रिंग्स भी तो है ना भैया, उसमें है क्या, नाइट्रोजन ही तो प्रेजेंट है। ऑलराइट एवरीवन, तो नाइट्रोजन इन सम बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करें तो देखिए क्लोरोफिल का डायग्राम आप देख पा रहे हो, पोरफायरिन रिंग में भी नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, कितना सारा नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर, राइट। चलिए न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में मोटे तौर पे 3 ही तो चीजें हैं भैया, मेरी शुगर है, नाइट्रोजनस बेसिस है एंड फॉस्फेट है। जो नाइट्रोजनस बेस है विच इज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, दोनों में ही नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, right? So it is again integral part of nitrogenous bases. Third point is अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चे तो आपका अमीन ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, ये CH है, ये COOH है, तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑलराइट बच्चे पार्टी, चले नेक्स्ट एलिमेंट पे। सेकंड एलिमेंट की बारी आ चुकी है विच इज कैल्शियम। कैल्शियम है ना, आपके घर में बड़े बूढ़े मम्मी दादी बोल रही होती है ना कि अरे मेरे घुटनों में बहुत दर्द है बेटा, क्या किया जाए, घुटनों में दर्द है अम्मा जी, तो कैल्शियम खाइए। कैल्शियम आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है। तो कैल्शियम जो है अगर हम बात करें प्लांट की, प्लांट अब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ आयन कैल्शियम Ca2+ आयन। किस किस प्लांट पार्ट को रिक्वायरमेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एंड डिफरेंशिएटिंग पार्ट्स को रिक्वायरमेंट होती है। एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स, कैल्शियम आगे पास ऑन हो नहीं हो सकता है न्यू लीव्स के अंदर, पुरानी लीफ में एक्यूमुलेट होके ये रह जाता है। हम बात करें कि इसका फंक्शन, स्पिंडल फॉर्मेशन में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिक्वायरमेंट है, एंजाइम एक्टिवेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ याद आ रहा है, मिडल लेमिला इज मेड अप ऑफ, बताओ जी, मिडल लेमिला इज मेड अप ऑफ, बोलो मैम कैल्शियम पैक्टेट, बोलो मैम कैल्शियम पैक्टेट से मिलके बना हुआ है। कैल्शियम है कि नहीं है, जी हाँ बिल्कुल है, इंटीग्रल पार्ट है, अंदर घुसा हुआ है कैल्शियम, बाहर आप उसको निकाल भी नहीं सकते हो। जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे भी कैल्शियम इज रिक्वायर्ड।
चलते हैं जी थर्ड एलिमेंट पे, विच इज सल्फर। सल्फर absorb होता है as sulfate ions SO4 negative. It is constituent of cysteine and methionine. ये दो आपके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। अगर हम बात करें सल्फर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अमाइनो एसिड्स में दो का हम जिक्र कर चुके हैं, ये दो अमाइनो एसिड्स आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। कोएंजाइम्स में पाया जाता है, फेरोडॉक्सिन में पाया जाता है, प्रोटीन बाइंडिंग में, विटामिन्स में, सब में आपको सल्फर का फंक्शन देखने को मिलता है। Alright, moving on to phosphorus. Phosphorus, my dear kids, it is absorbed from the soil as phosphate ions. Phosphate ion की फॉर्म में absorb हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, मैंने कहा तीन एंटिटीज है, नाइट्रोजनस बेसिस है, पेंटोज शुगर है, एंड फॉस्फेट इज ऑल्सो प्रेजेंट। फॉस्फेट इज ऑल्सो प्रेजेंट, ये इंटीग्रल पार्ट है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर का। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर का मेन पार्ट होता है फॉस्फोरस, नंबर 1। नंबर 2, प्रोटीन्स में भी पाया जाता है। नंबर 3, सेल मेम्ब्रेन, मैंने कहा था किससे मिलकर बनी है, आपने कहा कैल्शियम पैक्टेट, आप ही ने बताया था, तो कैल्शियम भी प्रेजेंट है एंड पैक्टेट में फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है। ठीक है जी। एटीपी, एटीपी आप ही ने कहा था मैम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, लेकिन आपने मुझे बताया था कि मैम फॉस्फेट भी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट इज आल्सो प्रेजेंट। कोएंजाइम्स पे पाया जाता है। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस क्या होती है, किसी भी रिएक्शन में फॉस्फेट को ऐड करना कहलाता है बच्चे फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो यहाँ पे भी आपकी फॉस्फोरस पाई जाती है। ठीक है जी बच्चे पार्टी, चलते हैं पोटेशियम पे। चलते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम इज अब्सॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयंस, K+ आयंस की फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड इन मेरिस्मेटिक टिश्यूज, लीव्स, बर्ड्स, रूट टिप्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट ऑल्टर्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ये ऑल्टर करने की क्षमता रखता है। स्ट्रोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में अहम योगदान देता है आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम अगर हम बात करें टर्जिडिटी की, यस इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फॉर्मिंग प्रोटीन्स, यस इट इज रिक्वायर्ड। आयोनिक बैलेंस, सोडियम पोटेशियम का लेन देन होता है, आपको अच्छे से पता है, जोलॉजी में आप पढ़ते हो। एंड एंजाइम एक्टिवेशन में भी आपके पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, चलते हैं इसी के साथ हम अपने मैग्नीशियम पे, जिसको हमने याद किया था मैंगो के थ्रू। मैग्नीशियम अब्सॉर्ब होता है एज मैग्नीशियम आयन, Mg2+ आयन। क्लोरोफिल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हम बात कर चुके हैं, 4 पोरफायरिन रिंग्स के बीच में उसको जो बाइंडिंग एटम होता है दैट इज मैग्नीशियम एटम, वही बाइंड करके रखा हुआ है चारों पोरफायरिन रिंग्स को। फंक्शंस की बात करें, डीएनए आरएनए सिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है, फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ होती है भैया, मैं कल आपको समझाऊंगी ये चीज, बट थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ आपको। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, मैंने इसको मैंगनीज पढ़ लिया, राइट। इसके अलावा राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, भैया जो आपकी लार्ज सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट से बाइंड करती है with the help of magnesium. Activate enzymes of respiration also. रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करने में भी अहम योगदान होता है आपके मैग्नीशियम का। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे बच्चों, विच इज आयरन। आयरन इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस, Fe3 नेगेटिव की फॉर्म में आप इसको अब्सॉर्ब कर पाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहाँ पे ऐसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, दिस इज एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है बच्चे, आपको पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी सेल को कम होती है, बट जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो होती है आयरन की। ठीक है, तो अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+ कर पाता है। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो ये कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में अहम योगदान देता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में अहम योगदान देता है, फेरेडॉक्सिन FD जो आपके
फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा होता है एलिमेंट, उसमें आयरन प्रेजेंट है। साइटोक्रोम्स जो आपके रेस्पिरेशन में भरपूर मात्रा में यूज होते हैं, उसमें आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, चला जाए आगे। आगे चलते हैं। कॉपर एंड मैंगनीज, ये मैंगनीज है, मैंगनीज की हम बात करें। कॉपर absorb होता है in the form of cupric ions, Cu2 plus ions में। It is essential for the overall metabolism and reversibly oxidize होता है from Cu plus to Cu2 plus। फंक्शंस की बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन में इसकी जरूरत है एंड मेटाबॉलिज्म में कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट अबाउट मैंगनीज, Mn, मैंगनीज अब्सॉर्ब होता है Mn2 प्लस की आयन में। इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, कहां पे? फोटोलाइसिस में, जहां स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं फोटोलिसिस की, तो भैया तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में। यहाँ पे जो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज मैंगनीज एंड क्लोरीन। ये दो एलिमेंट्स अहम योगदान देते हैं। तो यस, मैंगनीज इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो रेस्पिरेशन में इसका मेन फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस में है, एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी मेन फंक्शन होता है आपके मैंगनीज का। Moving on to the next element, which is molybdenum and nickel. Molybdenum obtained in the form of molybdate ions, MoO2 negative आयन की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। फंक्शंस की बात करें, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजिनेज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नाइट्रोजिनेज, एंड नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट कराने के लिए वी डू नीड मोलिब्डेनम। ठीक है जी, चलिए निकल देख लेते हैं। इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ आयन एंड I2 प्लस, ये पार्ट ऑफ यूरिएज में हेल्प करता है। नेक्स्ट एलिमेंट माय डियर किड्स इज बोरॉन। बोरॉन पे ले दे के सवाल आता है पोलन जर्मिनेशन में। जब आपकी पोलन ग्रेन स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर पे लैंड कर जाता है, तो वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है। उस पोलन ट्यूब के थ्रू ही अपने मेल गैमेट्स को वो पास ऑन कर रहा होता है। तो जो ये प्रोसेस है पोलन जर्मिनेशन का, इट नीड्स बोरोन, इसको बोरोन की आवश्यकता होती है। तो इट इज अब्सॉर्ब्ड एज BO3 3 नेगेटिव और B4O7 2 नेगेटिव। फंक्शंस की अगर आप बात करें, तो यस ऑफ कोर्स, एमसीक्यू अलर्ट हमने बता दिया सबसे पहले, which is pollen germination, uptake and utilization of calcium is another function, cellular elongation and cell differentiation is third function, मेम्ब्रेन फंक्शन में भी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। राइट बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स पे, which is जिंक एंड क्लोरीन। अगर बात करें जिंक की, प्लांट ऑब्टेन करता है जिंक को एज Zn2 प्लस आयंस, Zn2 प्लस आयन। फंक्शंस की आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन में इसका मेन फंक्शन है, एंड इट आल्सो एक्टिवेट्स कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसको भी ये एक्टिवेट कर पाता है। देन वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन का फंक्शन मैम एक तो बता चुकी है, कहां पे? फोटोलाइसिस में। किसके साथ में? मैंगनीज के साथ में। तो मैंगनीज एंड क्लोरीन मिल करके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करा पाते हैं। हम बात करें किस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है बच्चे, तो क्लोराइड अनायन Cl नेगेटिव के फॉर्म में प्लांट इसको अब्सॉर्ब कर पाता है, along with sodium and potassium. It helps to determine solute concentration and anion cation balance in the cell. तो solute concentration में भी इसका अहम योगदान है, आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन करने में मदद करता है आपका क्लोरीन एलिमेंट। All right kids, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, which is your MCQ alert, very important, which is critical concentration. भाई अगर मैं आपको समझाऊं, बड़े सारे बच्चों को ना डाउट रह जाता है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन है क्या। समझना, ध्यान से समझना सारे बच्चे। क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। तो मान लीजिए मैं कहती हूँ 10,
10 ml इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, 10 ml हो नहीं सकता, ठीक है, तो 10 ml ही चाहिए प्लांट को। इससे कम अगर प्लांट में होगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी। तो बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन प्लांट विल एग्जिबिट डेफिशिएंसी सिम्टम्स, प्लांट ग्रोथ आपकी रिटार्डेड होगी, ठीक है। और अगर 10 ml से 12 ml अगर प्रेजेंट हो, अबव क्रिटिकल कंसेंट्रेशन अगर हो, तो हायर डोजेस में अगर हो, तो वो दैट विल लीड टू टॉक्सिसिटी इन द प्लांट, तो प्लांट में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन इज द वन दैट रिड्यूस ड्राई वेट टिश्यू बाय 10%। तो भैया सिंपल साधारण स्पष्ट शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ही प्लांट को चाहिए जिसको कि आप क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अगर वो अमाउंट से कम अमाउंट प्रेजेंट है तो प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स को शो करता है, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। अगर उस अमाउंट से ज्यादा है तो प्लांट टॉक्सिसिटी को शो करता है। तो हमारे को उतना ही अमाउंट चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, हमारा है पक्का इरादा, ठीक है। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 10 ml है तो वी नीड 10 ml ओनली, ना तो हमारे को 8 ml चाहिए, ना ही हमारे को 12 ml चाहिए। ऑलराइट बच्चे, तो देख लेते हैं कि टॉक्सिसिटी से होता क्या है। भाई अब एनसीईआरटी कहती है कि किसी एक एलिमेंट की टॉक्सिसिटी विल लीड टू अनदर एलिमेंट का डेफिशिएंसी। भाई कोई एक एलिमेंट ज्यादा आ जाएगा तो दूसरा एलिमेंट की कमी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जो प्लांट है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ग्रोथ में जो इंपैक्ट आपको देखना को मिलेगा दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ टॉक्सिसिटी एज वेल एज डेफिशिएंसी ऑफ दैट अनदर एलिमेंट, ठीक है। दोनों चीजों का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है अबाउट मैंगनीज टॉक्सिसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं, एमसीक्यू अलर्ट है। जैसे मैं एमसीक्यू अलर्ट बोलती हूँ आपके दिमाग में ना घंटी बज जानी चाहिए, एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी आ चुका है, टन टन टन। यस, तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी क्या होती है? इट कंपीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, कंपीट करता है। अब अगर ज्यादा हो या मैंगनीज तो आयरन एंड मैग्नीशियम कम हो जाएगा, सही बात है। यस, तो एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम विल कॉज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस, ऑलराइट। तो सिम्टम्स क्या होंगे? ब्राउन स्पॉट्स विद क्लोरेटिक वेन्स, इट ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। तो भैया मैंगनीज ज्यादा हुआ आयरन कम होगा, मैंगनीज ज्यादा हुआ मैग्नीशियम कम होगा, मैंगनीज ज्यादा हुआ कैल्शियम कम होगा। तो जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आप कह सकते हो दिस इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज एज वेल एज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। चलिए, सुपर भाई सुपर, चलते हैं आगे। This paragraph is also very important बच्चे पार्टी, एमसीक्यू अलर्ट ये वाली स्लाइड से तो जरूर सवाल तुम्हारा आ जाएगा, जरूर सवाल आ जाएगा। जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें मोबाइल एलिमेंट्स भी होते हैं, इमोबाइल एलिमेंट्स भी होते हैं। मोबाइल एलिमेंट का मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट जो फिक्स होकर के स्थापित हो गए हैं, अभी मूव नहीं करते हैं। इमोबाइल एलिमेंट्स वो होते हैं जो मोबिलाइज कर पाते हैं। तो बच्चे, न्यूट्रिएंट्स इन द ओल्डर पार्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू द यंग पार्ट। भाई जैसे जब आप अपने खानदान में ये देखते हुए आ रहे होंगे कि जब दादाश्री की डेथ होने वाली होती है तो दादाश्री अपनी वसीयत लिख देते हैं आपके पिताश्री के नाम पे। सिमिलरली आपके पिताश्री भी अपनी वसीयत लिखेंगे आपके नाम पे, है ना। अब ये वसीयत का सोच करके तैयारी करना बंद मत कर देना कि मैम ने कहा था हमें वसीयत मिलने वाली है तो अब हम तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं, जो पुरानी लीफ है उसकी डेथ होने वाली होती है तो वो अपने जरूरी एलिमेंट्स को यंग लीफ को ट्रांसफर करके ही सेनेसन स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो बच्चे आप समझिए कि अगर तो एलिमेंट मेरा मोबाइल एलिमेंट है, वो मूव हो सकता है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको पहले पुरानी लीफ में ओल्डर टिश्यूज में दिखेंगे, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आपके मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये लीफ गिरने से पहले, टूटने से पहले सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को ट्रांसफर कर देगा टू इट्स यंगर लीफ को ट्रांसफर करके ही फाइनली ये प्लांट से डिटैच होगा, ठीक है। ऑन अदर हैंड वी हैव इमोबाइल एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड, जो मोबिलाइज नहीं हो सकते वो आपके इमोबाइल एलिमेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम
अब कैल्शियम आपका इंटीग्रल पार्ट है ना, कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में सेल वॉल में प्रेजेंट है। तो जो यंगर टिश्यूज होंगे वो एग्जिबिट करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रांसफर नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर आपके दादाश्री जाने वाले हैं, चल बसने वाले हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी, उनकी खुद की हेल्थ है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने बेटे में, है ना। हेल्थ आपको अपने खुद बनानी पड़ती है, वेल्थ वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली। कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो प्लांट्स में जो इमोबाइल एलिमेंट्स है उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता, इसीलिए जो सिम्टम्स है वो आपके यंगर टिश्यूज में पहले देखने को मिलते हैं। ऑल राइट बच्चा, पार्टी तो देख लेते हैं कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स को, किस किस एलिमेंट से डेफिशिएंसी हुई है ये भी हम समझ लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नंबर 1, क्लोरोसिस। आपकी लीफ जो है वो येलो होना शुरू हो जाती है। ऐसा प्लांट में क्या हुआ, किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई जिसकी वजह से आपकी लीव्स येलो होना शुरू हो गई है? तो माय डियर किड्स, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, इसकी डेफिशिएंसी से लीव्स येलो होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, नेक्रोसिस। अगर टिश्यू की डेथ होना शुरू हो गई है ना, ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, लीव्स कहीं कहीं से काली पड़ना शुरू हो चुकी है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ नेक्रोसिस, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम एंड पोटेशियम। नंबर 3 माय डियर किड्स, इनहिबिशन ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स इन द प्लांट, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से आपका डिवीजन ऑफ सेल इन द प्लांट इनहिबिट होना शुरू हो जाता है। डिले इन द फ्लावरिंग, फूल ही नहीं आ रहे हैं प्लांट पे, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम उसमें एडिक्वेट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द अल्टीमेट रिजर्वायर, सॉइल। अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल, आप ये देखो, ये मुट्ठी भर सॉइल में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लांट, इनफैक्ट फॉर योरसेल्फ आल्सो। अभी रिसेंट स्टडीज ये कहती है कि अगर आप डेली बेसिस पे सॉइल में थोड़ा सा भी अगर हाथ आप डाल के रखते हो तो आपके ब्रेन को बड़ा ही अच्छा एक स्टिमुलस मिलता है ना। ये तो आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है। अगर हम बात करें सॉइल के अल्टीमेट रिजर्वायर की, तो माय डियर किड्स, soil में there is presence of nitrogen fixing bacteria, number 1. नंबर 2, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नंबर 3, डिजोल्व्ड आयंस यहाँ प्रेजेंट है, वाटर है, मिनरल है, ये सारी चीजें आपके सॉइल में भर भर के प्रेजेंट होती है। तो soil is very much required for your plants. अगर हम बात करें एलिमेंट्स की जर्नी की, तो सॉइल से your root is responsible to absorb water and minerals, और वही वाटर एंड मिनरल्स वो आगे चल के जाइलम ऑफ द रूट तक रीच आउट कराता है। राइट एवरीवन, तो बच्चे यहाँ पे आपकी सॉइल है, सॉइल से सारे रिजर्वायर को दिया जाता है, आपकी जो रूट्स होती है वो अब्सॉर्ब करती है, ऑब्जॉर्व करने के बाद एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस तक रीच आउट कराती है, एंड फाइनली द जाइलम ऑफ द रूट, फाइनली रूट का जो जाइलम है उसके अंदर आपके सारे एलिमेंट्स रीच आउट हो जाते हैं। रूट की जाइलम के बाद में जाइलम ऑफ लीफ तक सारे एलिमेंट्स पहुंचते हैं थ्रू एसेंट ऑफ सेप, इसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड जो आपका रूट वाला पार्ट है, रूट से जाइलम तक की दूरी तय करने के लिए वी हैव टू फेज, वी हैव टू डिफरेंट पाथवेज। वी कैन हैव एपोप्लास्टिक पाथवे एंड वी कैन हैव सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में आपको बता रही हूं, अगर तो आपके वाटर एंड मिनरल्स सेल वॉल के थ्रू मूव कर रहे हैं, बाहरी दिशा में मूव कर रहे हैं, सेल के अंदर एंट्री नहीं ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्टिक पाथवे। लेकिन अगर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव कर रहे हैं, सेल के सारे ट्रैफिक को पार करते हुए मूव कर रहे हैं, उसको आप कहते हैं जी सिम्प्लास्टिक पाथवे। देखो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, ब्यूटीफुल डायग्राम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो सिम्प्लास्ट में चूंकि उस पानी को, उस वाटर एंड मिनरल्स को बहुत सारे ऑर्गेनेलिज को पास करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज स्लो, वेयर एज एपोप्लास्ट में बार बार ट्रैफिक फ्री एनवायरनमेंट में पास ऑन हो रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज योर फास्ट
प्रोसेस। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्स की हम बात करते हैं। तो बच्चे मैं आपको कल की कक्षा में समझा चुकी हूं, नहीं लेक्चर देखा तो जरूर देखना, 1.5x 2x पे देख लो टाइम सेव करने के लिए, बट देखना जरूर जरूर देखो, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ये वो टाइम नहीं है अब आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करके बैठ जाओ, है ना। अब आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट लैप है, ये लास्ट लेग है, इसमें अपनी स्पीड को बढ़ा दो, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा दो, राइट। तो जो जाइलम है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम सैप, मैंने कहा फूड मत बोलो भैया, फ्लोएम सैप बोलो। क्यों? क्योंकि फ्लोएम सैप के अंदर ना सिर्फ फूड, ना सिर्फ आपका सुक्रोज है, कुछ हार्मोन्स भी है, कुछ इनऑर्गेनिक आयंस भी है, हम इसकी बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चलते हैं जी आगे नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो आपके दो एटम्स है नाइट्रोजन के, वो ज्वाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, N ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड N की फॉर्म में ये बाइंड होते हैं। नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट ही वहां से आपको मिल पाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको देखने को मिलता है, हम बात कर चुके हैं इसकी ऑलरेडी, न्यूक्लियोटाइड्स में, अमीनो एसिड्स में, क्लोरोफिल में, हर कहीं आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं, which helps the nitrogen go from atmosphere to the soil to the plant and finally enters atmosphere again, वापस एटमॉस्फेयर में एंट्री मार लेता है, उसको आप नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। First and foremost, this is biogeochemical process. What is that? What is that? Biogeochemical. Bio माने plants and animals. Geo माने soil, rocks and atmosphere. Chemical, nitrogen, oxygen, carbon, phosphorus. ठीक है, देख लेते हैं जी क्या क्या आता है। पहली बात तो इसमें आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, which is process of conversion of atmospheric nitrogen to ammonia and other related compounds. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं आपको मतलब प्लांट्स की बात कर रही हूँ, तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको आप कन्वर्ट करते हैं अमोनिया नाइट्रेट्स में थ्रू ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब कन्वर्ट करने के लिए यू कैन कन्वर्ट इट आइदर थ्री डिफरेंट तरीकों से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक। तीनों को समझाती हूँ मैं, तीनों को समझाते हैं। एटमॉस्फेरिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइंस विद द रेन वाटर टू फॉर्म नाइट्रेट्स व्हिच सीप इनटू द सॉइल। नाइट्रोजन है ना, ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात कर रहे हैं। कुछ यूवी रेस आपकी आ गई है, कुछ थंडरिंग हो गया है, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है रेन वाटर में की फॉर्म में, सॉइल में एंट्री कर लेता है। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल, फॉरेस्ट फायर हो गई है, इंडस्ट्रियल जो स्मोक की हम बात करें, है ना, जो व्हीकल्स का एग्जॉस्ट होता है उससे भी आपका कन्वर्ट हो जाता है, एंड अमोनिया में डायरेक्टली बी प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द इंडस्ट्रीज। बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें, मतलब कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी विच इज नाइट्रोजनेज। ये मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, इसके पास में साइट प्रेजेंट है, तो सबस्ट्रेट नाइट्रोजन गैस N2 रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ, फाइनली आपका रिलीज ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है विच इज अमोनिया NH3, एंड नाइट्रोजन वापस से N2 से बाइंड करना शुरू कर देगा, तो N2 से बाइंड किया, रिड्यूस 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 होकर के अमोनिया को प्रोड्यूस किया। तो दैट्स हाउ यू कैन फिक्स नाइट्रोजन। ऑलराइट, अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, तो बच्चे ये जो बैक्टीरिया होते हैं, हो सकता है फ्री लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट हो, मतलब फ्रीली प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी सिम्बायोसिस को एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअलिज्म को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, प्लांट के साथ में भाईचारा निभा रहे हैं, उसको आप सिम्बायोटिक कहते हैं। फ्री लिविंग में भी आते हैं हमारे एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एरोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करते हैं, दैट वुड बी अनएरोबिक। तो एरोबिक में माय डियर किड्स वी हैव एजोटोबैक्टर एंड बिसरिंकिया, अनएरोबिक में वी हैव रोडोस्पाइरुलम। रोडोस्पाइरुलम ये एग्जांपल्स जरूर याद कीजिएगा, यहां से आता है एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, यहां से आता है एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है जी, एग्जांपल जरूर याद करना आपने। तो फ्री लिविंग एरोबिक का एग्जांपल है एजोटोबैक्टर बिसरिंकिया, फ्री लिविंग अनएरोबिक का एग्जांपल है रोडोस्पाइरुलम।
अब बात करते हैं जी सिम्बायोटिक की, भाईचारे वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो भाईचारे वाले में क्या होता है, बैक्टीरियल कंपोनेंट इज राइजोबियम एंड फ्रेंकिया, प्लांट कंपोनेंट इज रूट्स ऑफ प्लांट। तो अगर राइजोबियम रूट्स ऑफ प्लांट के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट करता है, म्यूचुअलिज्म स्टैब्लिश करता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, उसको आप कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दैट इज सिम्बायोटिक। तो लेग्यूमिनस प्लांट में, ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया है दैट इज राइजोबियम, नॉन लेग्यूमिनस में वी हैव फ्रैंकिया। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू अलर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोबियम लेग्यूम्स में, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। यस, कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो सॉइल के अंदर राइजोबियम प्रेजेंट है, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। ये तुम्हारी रूट है, यहाँ पे तुम्हारा राइजोबियम प्रेजेंट है, पहले मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और इस रूट हेयर की कर्लिंग को कॉज कर देगा। ऐसे ऐसे ही कर्ल हो जाएगी, जैसे ही कर्ल होगी इस वाले पॉइंट से एंट्री मार लेगा, एंट्री मार लिया, कर्लिंग हुआ, एंट्री मारा, एंट्री मार के इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करेगा, अंदर जाता जाएगा। इन्फेक्शन थ्रेड का जब फॉर्मेशन करेगा तो कॉर्टिकल सेल्स में जाकर के, कॉर्टिकल सेल्स में जाकर के नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बनाना शुरू कर देगा, वेस्कुलर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना शुरू कर देगा एंड प्लांट से अपनी डिमांड्स को पूरा कराना शुरू कर देगा। अब जो नोड्यूल होते हैं बच्चे, उसमें आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम है विच इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, है ना। अब देखो यार, प्लांट को तुम्हारे फोटोसिंथेसाइज करना है प्लस नाइट्रोजन फिक्स करना है। अब जो नाइट्रोजनेज है ये एक्सक्लूसिवली अनएरोबिक कंडीशंस में ही काम कर पाता है। अब तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, अब क्या किया जाए। देखो जी, जो प्लांट है वो चाहता है कि एरोबिक कंडीशंस रहे, मतलब ऑक्सीजन मेरे को मिलता रहे, तभी तो मैं फोटोसिंथेसाइज कर पाऊंगा, ठीक है। और प्लांट ये भी चाह रहा है साथ में कि अनएरोबिक कंडीशंस रहे ताकि मैं नाइट्रोजन को भी फिक्स कर पाऊं, बिकॉज नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए नाइट्रोजिनेज को चाहिए अनएरोबिक। कई बार आपका होता है ना, मन कर रहा है मैगी खा लूं, पर मन कर रहा है मैगी ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, बीच में फंस जाते हो। ऐसे ही प्लांट को एरोबिक भी चाहिए, अनएरोबिक भी चाहिए। तो एरोबिक चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, अनएरोबिक चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नेचर तो भैया बहुत कमाल की चीज है। नेचर कहता है टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लो, मैं क्या करता हूं, तुम्हारे को देता हूं वेजिटेटिव सेल्स, नॉर्मल सेल्स, तुम अपना फोटोसिंथेसाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को मैं देता हूं स्पेसिफिक सेल्स, जिसको कि मैं हेट्रोसिस्ट बुला दूंगा। हेट्रोसिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूं, अपने एक बहुत ही अच्छे ऑक्सीजन स्कैवेंजर को छोड़ दूंगा जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। तो हेट्रोसिस्ट में माय डियर किड्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इट विल एंश्योर दैट देयर इज अनएरोबिक कंडीशन, ये एंश्योर करेगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, अनएरोबिक कंडीशन बना देगा। तो हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा, नॉर्मल सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू हो गए प्लांट के, तो है ना, दोनों हाथों में लड्डू है, सुक्रोज भी बना लिया, नाइट्रोजन भी फिक्स कर लिया, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ठीक है बच्चे, तो माय डियर किड्स, तो ये पिंक कलर का पिगमेंट मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, दिस इज लेग हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट, यहां से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आपका आता है अबाउट दिस मॉलिक्यूल। ठीक है जी, चला जाए आगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज योर अमोनिफिकेशन। What is ammonification? The organic nitrogen of dead plants and animal undergo decomposition to release ammonia. अमोनिया को रिलीज करने के लिए डिकम्पोजिशन करते हैं। बैक्टीरिया पे ही देखिए क्वेश्चन आएगा, तो बैक्टीरिया आर बेसिलस रेमोसस, बेसिलस वल्गैरिस 1 and 2। क्वेश्चन यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम पे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस है, प्लांट्स के, एनिमल्स के हैं, आप उसको डंप कर देते हो एंड फाइनली वो डिकम्पोज होकर के अमोनिया को रिलीज करते हैं, प्रोसेस अमोनिफिकेशन। बैक्टीरिया यूजेस बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस रेमोसस। मूविंग ऑन टू नाइट्रिफिकेशन, जो अमोनिया प्रोड्यूस हो गया है फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन,
चाहे वो तुम्हारा बायोलॉजिकल फिक्सेशन था, चाहे एटमॉस्फेयर था, चाहे इंडस्ट्रियल था, अमोनिया बन गया। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। 2 स्टेप्स में हुआ। पहले स्टेप में तुम्हारा नाइट्राइट बना, दूसरे में तुम्हारा नाइट्रेट बना। नाइट्राइट बनाने के लिए 2 बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। सवाल यहां से आता है जी आपके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। 2 बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए आई एम हैविंग नाइट्रोबैक्टर एंड एक और मैं ऐड कर देती हूं नाइट्रोसिस्ट। नाइट्रोसिस नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। एज सिंपल एज दैट। पूरे प्रोसेस को आप नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डी माने रिमूवल, रिमूवल इसका ऑपोजिट। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, दे कैन रिड्यूस नाइट्रेट टू गैसियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसको आप डीनाइट्रिफिकेशन कह देते हैं, ठीक है जी। अब जो अमोनिया बन गया है उसका फेट क्या है? जो अमोनिया है इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स इन द प्लांट by reductive amination and transamination. These are the two processes which are involved. अगर हम बात करें reductive amination की तो देख लीजिए ये आपका अल्फा क्यूटोग्लिटरिक एसिड से अमोनिया कंबाइन करेगा, ग्लूटामेट बना देगा। अगर हम बात करें ट्रांसएमिनेशन की तो ग्लूटामेट है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है आपका, कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसएमिनेज, ट्रांसफर हो गया है अल्फा कीटोग्लूटेट कीटो एसिड में एंड एस्पार्टेट अमीनो एसिड आपका बना देता है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन में भी पार्टिसिपेट ये करता है। ऑलराइट, तो अगर मैं समराइज करूं आपको पूरा नाइट्रोजन साइकिल, तो बच्चे हमने बात करी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आप फिक्स कर पाते हो थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एटमॉस्फेरिक हो। आपने फिक्स किया, इसको कन्वर्ट किया अमोनिया में। अमोनिया को थ्रू नाइट्रिफिकेशन आप नाइट्रेट में करते हो एंड नाइट्राइट्स में करते हो, ठीक है। नाइट्रेट डिनाइट्रिफिकेशन में भी जा सकता है। अमोनिफिकेशन आपके डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस आपकी अमोनिया बनाते हैं, दैट इज योर अमोनिफिकेशन। ये वापस से एटमॉस्फेयर में करा देता है विच इज योर डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका खत्म हुआ। मिनरल न्यूट्रिशन वी आर डन। मैं क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इन लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो एंड फिर मिल करके हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करें संडे वाले दिन लाइव क्लास के अंदर। तो प्लांट फिजियोलॉजी इस वीक में कंप्लीट करा दूंगी ताकि संडे को हम पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पे क्वेश्चंस को लगा पाए। ऑलराइट बच्चों, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना समराइज फॉर्म में, एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग मार लेना, रिवाइज कर लेना। अब नया टॉपिक मत उठाना भैया, पुराने को ही फटाफट से रिवाइज कर लो। 1.5x 2x की स्पीड में इसको देखो, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। रिवीजन को इतना ही टाइम देना है, 6 to 7 आवर्स डेली बेसिस पे टाइम जरूर देना है रिवीजन को। ऑलराइट एवरीवन, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सेशन को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। स्टे ट्यून्ड, बाय एवरीवन।